माया ने अपनी गाड़ी को अभी मोड़ से घुमाया ही था कि उसकी नज़र एक बार फिर से गाड़ी के साइड मिरर पर पड़ी। उसे वही सफ़ेद रंग की मारुति वैन अभी भी उसके पीछे आती हुई नजर आई। माया को अब पक्का यकीन हो गया था कि हो न हो ये गाड़ी उसी का पीछा कर रही थी। माया ने एकाएक अपनी गाड़ी की स्पीड को बढ़ाया और तेजी से गाड़ी को भगाने लगी। उसके पीछे आने वाली उस वैन की स्पीड भी अब बढ़ चुकी थी। तकरीबन 20 मिनट से ये वैन माया की गाड़ी के पीछे लगी हुई थी। माया अब जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहती थी। एक बार तो उसने पुलिस को एक अनजान गाड़ी से उसका पीछा किया जाने की सूचना देने का भी सोचा था, लेकिन एकाएक उसे एहसास हो गया था कि पुलिस को इस मामले में इन्वॉल्व करने से उसके लिए ही मुसीबत खड़ी हो सकती थी। उसने इन हालात में समीर को ही बताना उचित समझा था। उसने तुरंत समीर को फोन लगा दिया था। यार, एक गाड़ी पिछले आधे घंटे से मेरा पीछा कर रही है, माया बोली। हो सकता है ये उसी के आदमी हो, वे सिर्फ पीछा कर रहे हैं या तुम्हें रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं, समीर ने पूछा। अभी तक रोकने की कोशिश तो नहीं की है, लेकिन पीछा लगातार कर रहे हैं, माया ने बोला। तुम इस वक्त कहाँ पर हो? समीर ने पूछा। मैं इस वक्त बांद्रा के पास हूँ, यहाँ से अभी भी घर पहुँचने में 15 मिनट लग जाएंगे, माया ने बताया। तुम एक काम करो, बांद्रा का पुलिस स्टेशन मेन रोड पर ही है, तुम अपनी गाड़ी को पुलिस स्टेशन में घुसा दो, तुम्हें थाने में जाते हुए देखकर ही तुम्हारा पीछा करने वाले लोग गायब हो जाएंगे, समीर ने एक बेहद उम्दा सुझाव दिया था। यार, सच में तुम्हारे पास दिमाग तो ढेर सारा है, फिर इसे किसी सही जगह क्यों नहीं यूज करते हो? माया ने इस हालत में भी चक्कस की। पहले जो कहा है वो करो, अपने दिमाग के जलवे तुझे बाद में दिखाऊंगा, और मेरे साथ बात करती रहो। समीर की बात अभी खत्म ही हुई थी कि माया की नज़र पुलिस स्टेशन पर पड़ चुकी थी। माया ने गाड़ी को तेजी से पुलिस स्टेशन में घुसा दिया। माया ने देखा कि उसके पीछे आने वाली मारुति वैन तेजी के साथ पुलिस स्टेशन के सामने से गुजर गई थी। मैं पुलिस स्टेशन के अंदर हूँ, वे लोग आगे निकल गए हैं, माया ने समीर को बताया। तभी माया ने देखा कि उसके मोबाइल पर एक नंबर जगदीश शेट्टी के नाम से चमक रहा था। यार, उस शेट्टी का फोन आ रहा था, मेरा शक सही था, ये लोग उसी के भेजे हुए थे। माया ने ये बोलकर समीर के फोन को वेटिंग पर लगाया और शेट्टी के फोन को उठा लिया। भाव, मैं बस तुम्हारे पैसों के इंतजाम में ही लगी हुई हूँ, मुझे कुछ दिनों की तो मोहलत दो, माया ने फोन उठाते ही बोला। अब बहुत हो चुका माया मैडम, शेट्टी अब और बेवकूफ़ नहीं बनने वाला है, 24 घंटे में मुझे मेरा पूरा रोकड़ा वापस चाहिए, नहीं तो अभी तो गाड़ी सिर्फ तुम्हारी गाड़ी का पीछा कर रही थी, अगली बार उस गाड़ी से तुम पर गोलियां भी चल सकती है। ये बोलकर शेट्टी ने तुरंत फोन काट दिया। कमीना कहीं का, माया ने मन ही मन बुदबुदाया। यार, वो तो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, 24 घंटे की मोहलत दी है, नहीं तो जान से मारने की धमकी दी है। माया अभी समीर को बता ही रही थी कि एक हवलदार आकर उसकी गाड़ी में झांकने लगा था। मैडम, क्या काम है आपको? गाड़ी को पार्किंग में लगाओ, यहाँ क्यों रास्ता जाम किया हुआ है? हवलदार कड़क आवाज में बोला था। भोसले साहब से मिलना था, कहाँ मिलेंगे? माया ने बोला। इस पुलिस स्टेशन में तो कोई भोसले साहब नहीं है, एक सदाशिव भोसले नाम का साहब बोरीवली पुलिस स्टेशन में तो है मैडम, लेकिन इधर कोई नहीं है, हवलदार ने बोला। सॉरी, मुझे बोरीवली ही जाना था, गलती से इस थाने में आ गई। ये बोलकर माया ने तुरंत गाड़ी को घुमाया और थाने से बाहर निकल गई। तारांकन 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 तारांकन। उसी रात को, आधी रात का वक्त था जब माया को लगा कि उसके फ्लैट की बालकनी में कोई कूदा था। माया ने तुरंत अपने बिस्तर को छोड़ दिया था। माया का दिल इस वक्त जोर जोर से धड़क रहा था। उसने उसी समय समीर का फोन मिलाया और आहिस्ता कदमों से बालकनी की तरफ बढ़ी। समीर, अभी अभी कोई मेरी बालकनी में कूदा है, माया ने घबराए हुए स्वर में बोला। तुम डरो मत, सबसे पहले कमरे की लाइट जलाओ, समीर के ये बोलते ही माया ने लाइट ऑन की। लाइट जलते ही उसके मुंह से एक भयानक चीख निकल गई थी। क्या हुआ? उधर से समीर भी घबराई हुई आवाज में जोर से चिल्लाया था। खून! दरवाजे के नीचे से एक खून की लकीर बहती हुई अंदर आ रही है। माया की आवाज से ही लग रहा था कि वो अभी रो पड़ेगी। तुम डरो मत, वे लोग बस तुम्हें डराना चाहते हैं माया, मैं अभी कुछ ही देर में तुम्हारे पास आ रहा हूँ, ये बोलकर समीर ने फोन काट दिया। माया की डरी हुई निगाहें अभी भी उस खूनी लकीर पर ही जमी हुई थी। माया ने डरते हुए ही अपने कदमों को बालकनी की तरफ बढ़ाया।
अब उसे बालकनी में किसी की कोई भी हलचल सुनाई नहीं दे रही थी। माया ने खिड़की के शीशे से झांक कर देखा। बालकनी में एक कुत्ते की सिर कटी हुई लाश पड़ी हुई थी। उस सीन को देखकर माया के बदन में सिरहन दौड़ गई थी। वो जल्दी से बाथरूम की ओर दौड़ी और एक जोर की उल्टी कर दी। उसी वक्त माया का फोन भी घनघना उठा। अगली बार उस कुत्ते की कटी हुई लाश की जगह तुम्हारी लाश पड़ी होगी माया डार्लिंग। याद रखना तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे है, जिसमें से 6 घंटे गुजर भी चुके हैं। ये बोलकर माया की कोई भी बात सुने बिना ही फोन काट दिया गया। माया हक्की बक्की नजरों से फोन की तरफ देखती रही। तभी दरवाजे की डोरबेल बज उठी थी। माया के दरवाजा खोलते ही समीर ने माया को अपनी आगोश में समा लिया था, लेकिन माया के शरीर की कंपन को समीर जोरों से महसूस कर रहा था। उधर बालकनी में देखो, माया ने समीर से लिपटे हुए ही बोला। समीर उसे अपनी बाहों में लपेटे हुए ही बालकनी की ओर गया। दरवाजा खोलते ही समीर ने भी अपनी निगाह उस भयानक मंजर से तुरंत हटा ली। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, इस हालात में मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता हूं, समीर ने बोला। लेकिन वे लोग तुम्हारे बारे में भी जानते हैं, शायद उन्हें तुम्हारा घर भी पता है। मैं नहीं चाहती हूं कि मेरी वजह से तुम किसी मुसीबत में फंसो, माया ने बोला। कम से कम किसी भी परेशानी के समय हम लोग साथ तो होंगे माया, जो भी होगा उसे मैं झेल लूंगा, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता हूं, समीर ने पक्का फैसला सुना दिया था। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूं, लेकिन इस कुत्ते की बॉडी का क्या करे, माया ने फिर से बालकनी की तरफ इशारा किया। उसे मैं सुबह किसी को भेजकर फिंकवा दूंगा, तुम अभी अपना बैग पैक करो और मेरे साथ चलो, समीर ने फिर से बोला। माया ने अलमारी से अपने कपड़े निकाले और बैग में पैक करके नीचे पार्किंग में पहुंची तो उन दोनों की निगाहों में फिर से भय के डोरे तैर गए। ये गाड़ी पर भी खून डालकर गए हैं हरामजादे, माया इस बार भय के साथ गुस्से से चिल्ला पड़ी थी। गाड़ी पर शायद उसी कुत्ते के खून से लिखा है उन्होंने, जहां जाएगी हमें पाएगी, समीर ने गाड़ी पर खून से लिखे हुए उस स्लोगन को पढ़ते हुए बोला। समझ नहीं आ रहा है कि इस हालत में मैं क्या करूं, माया ने बोला। वैसे मेरी राय में हमें पुलिस के पास जाना चाहिए और इस जगदीश शेट्टी के खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी चाहिए, समीर ने बोला। तुम जानते हो कि मैं पुलिस के पास नहीं जा सकती हूँ, शेट्टी उल्टा मुझे ही धोखाधड़ी के केस में फंसवा देगा, माया ने बोला। लेकिन इस तरह से उस शेट्टी से डरकर तिल तिल करके कब तक मरोगी, कभी ना कभी तो इन लोगों से सामना करना ही पड़ेगा, समीर ने झुंझलाए स्वर में बोला। तुम भी जानते हो समीर, मैं इस वक्त कितनी बड़ी मुसीबत में हूँ। मेरे सिर पर 5 करोड़ का कर्ज है, कुछ दिनों के बाद मेरे खुद के खिलाफ सैकड़ों लोग पुलिस रिपोर्ट लिखवाने वाले हैं। ऐसे में मैं खुद ही अपनी गर्दन पुलिस के शिकंजे में नहीं दे सकती हूँ, माया ने हताश स्वर में बोला। तुम अपनी जगह सही हो माया, लेकिन इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए हमें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। इस तरह से तो एक दिन मुंबई में भी छुपने के लिए जगह कम पड़ जाएगी, समीर ने बोला। जो होगा देखा जाएगा समीर, अभी तो यहाँ से चलो, तुम्हारे घर जाकर कुछ सोचते हैं। ये बोलकर माया अपनी गाड़ी की बजाय अब समीर की गाड़ी की ओर बढ़ गई। कौन है ये माया, जिसकी जान के पीछे मुंबई का सबसे बड़ा डॉन जगदीश शेट्टी पड़ा हुआ था? माया ने ऐसा क्या किया था कि वो पुलिस के पास जाकर भी खुद को बचाने की गुहार नहीं लगा सकती थी? जानने के लिए सुनते रहिए कुकू एफएम। चैप्टर 2, माया। 23 जून 2023। पूरे रास्ते समीर और माया यही चेक करते हुए आए थे कि कहीं इस वक्त भी कोई गाड़ी उनकी गाड़ी का तो पीछा नहीं कर रही है। शुक्र है, इस बार तो कोई हमारे पीछे नहीं आया, माया ने राहत की सांस ली थी। माया, एक बात को समझो, वो तुम्हें अभी सिर्फ डरा रहे हैं, वो तुम्हें अभी किसी भी सूरत में मारने की सोच भी नहीं सकते हैं, समीर ने बोला। क्यों, वो मुझे क्यों नहीं मारेंगे? माया ने असमंजस भरे स्वर में पूछा। इतनी सी बात तुम्हारे समझ में नहीं आ रही है? अगर तुम्हें मार दिया तो शेट्टी अपना पैसा किससे वसूल करेगा? समीर ने बोला। तुम्हारी इस बात में तो दम है, माया ने बोला। अब ये सोचो कि इस जगदीश शेट्टी से पीछा कैसे छुड़ाया जाए, समीर ने बोला। बिना पैसे दिए हुए तो उससे पीछा छूटेगा नहीं समीर, माया ने चिंतित स्वर में बोला। रकम भी तो बहुत बड़ी है माया, 2 करोड़ की रकम कोई मामूली नहीं होती, समीर ने बोला। तभी तो मुझे इस बात का यकीन है कि अगर मैंने उसे उसकी रकम नहीं लौटाई तो वो मुझे जान से मार देगा, माया ने डरी हुई आवाज में बोला। तुम कैसी मुसीबत में फंस गई हो यार, अच्छी भली शानदार नौकरी कर रही थी तुम,
पता नहीं तुम्हारे सिर पर ये कैसा करोड़पति बनने का भूत सवार हुआ कि आज रोडपति बनने की नौबत आ गई है, समीर ने रोष भरे स्वर में बोला। सब किस्मत का खेल है यार, वरना क्रिप्टो के धंधे में मैंने हजारों लोगों को करोड़पति बनते हुए देखा है, माया ने बोला। तुम्हारी वही हालत है कि देख पराए महल को लिया झोपड़ा फूंक, दूसरे की ऐशोआराम देखकर कभी अपने सुख चैन को आग नहीं लगानी चाहिए मोहतरमा, समीर ने समझाने वाले अंदाज में बोला। यार अब तुम उपदेश तो दो मत और सोने की कोशिश करो, माया अब तक बेड पर लेट चुकी थी। थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी, अब सोकर क्या करोगी, समीर ने माया को अपने करीब खींचते हुए बोला। यार इस वक्त रोमांस का बिल्कुल मूड नहीं है, दिमाग में इतनी टेंशन है कि कुछ और सूझ ही नहीं रहा है, माया ने समीर को धकेलते हुए बोला। यार टेंशन को भुलाने का रोमांस ही ब्रह्मास्त्र बताया गया है, ये बोलकर समीर ने फिर से माया को अपने करीब खींचने की कोशिश की ही थी कि उसके दरवाजे की बेल जोरों से घनघना उठी थी। मैं देखता हूँ, समीर ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला। इतनी सुबह कौन आ सकता है, ध्यान से दरवाजा खोलना, माया ने डरे हुए लहजे में बोला। मेरा न्यूज़पेपर वाला है, शायद महीने के पैसे लेने आया होगा, समीर ने दरवाजे में लगी हुई आई डोर में से झांकते हुए बोला। जैसे ही समीर ने दरवाजा खोला, किसी ने उस न्यूज़पेपर वाले लड़के को तेजी के साथ धक्का दिया, वो लड़का समीर के ऊपर आकर गिरा। उसी समय तकरीबन 5 लोग धड़धड़ाते हुए कमरे में घुसे और अपने हाथों की पिस्टल को समीर और माया की ओर तान दिया। शेट्टी साहब के पैसे देने की नीयत नहीं लग रही है तुम्हारी लड़की, तभी अपने फ्लैट को छोड़कर यहाँ भाग आए, उनमें से एक उम्रदराज बंदे ने बोला। शेट्टी साहब ने 24 घंटे की मोहलत दी हुई है, 24 घंटे तो रुको तुम लोग, तभी 4 आदमियों के चुंगल में फंसा हुआ समीर चिल्लाया। हमें तो लग रहा है कि तुम लोग पैसे का इंतजाम करने की बजाय मुंबई से भागने की फिराक में हो, लेकिन माया मेम साहब, जहां जाओगी हमें पाओगी, ठोकर खाओगी, वापस आओगी, उस बंदे ने शायराना अंदाज में बोला। तो मेरी गाड़ी पर उस कुत्ते के खून से तुमने लिखा था, माया ने अजीब से स्वर में बोला। अगर शेट्टी साहब के पैसे तुमने नहीं दिए तो तुम्हारा हाल भी उसी कुत्ते की माफिक होने वाला है, उस बंदे की बात सुनते ही माया के बदन में सिरहन दौड़ गई थी। तुम कम से कम अपनी बॉस की 24 घंटे की जुबान पर तो कायम रहो, तुम लोग हर वक्त हम पर नजर रख रहे हो, हम भाग कर जाएंगे भी कहाँ, तभी समीर बोला। अब सारी मोहलत शेट्टी साहब ने वापस ले ली है, तुम्हें अब उनके पास लेकर जाने का हुक्म हुआ है, उस बंदे ने समीर की तरफ देखते हुए बोला। तभी 2 लोग माया के पास आए और उसे पिस्टल की नोक पर बेड पर से खड़ा होने पर मजबूर कर दिया। तभी 2 लोगों ने समीर को बाहर की तरफ धक्का मारा। उस न्यूज़पेपर वाले लड़के को उस बंदे ने वहां से भाग जाने का इशारा किया तो वो वहां से गधे के सिर से सिंह की तरह से गायब हो गया था। कुछ ही देर में एक एम्बुलेंस अपना सायरन बजाती हुई अंधेरी की तरफ दौड़ रही थी। जगदीश शेट्टी जब भी अपने किसी शिकार को उठवाता था तो उसे लाने के लिए एम्बुलेंस का ही इस्तेमाल करता था। तारांकन 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 तारांकन। अंधेरी ईस्ट में रेलवे लाइन के साथ बना हुआ यार्ड अब वीरान पड़ा हुआ था, उस यार्ड पर अब जगदीश शेट्टी का अपने राजनीतिक रसूख के चलते कब्जा था। उस वक्त माया और समीर उसी यार्ड में शेट्टी के सामने खड़े हुए थे। शेट्टी ने आते ही समीर को वहां से ले जाने का इशारा किया। इस वक्त माया अकेली ही शेट्टी के सामने खड़ी थी। यहाँ आने में तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुआ माया मैडम, शेट्टी ने इतनी विनम्रता से पूछा था, मानो अपने किसी मेहमान से पूछ रहा हो। ये तो आपको भी मालूम है शेट्टी साहब कि आप मुझे आजकल कैसी तकलीफ दे रहे हैं, माया ने बोला। उसकी तकलीफ का तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा माया मैडम, जिसकी मेहनत की कमाई को डबल करने का झांसा देकर तुम लापता हो गई। तुमने तो एक झटके में मुझसे 2 करोड़ रुपए लिए थे, लेकिन वो 2 करोड़ मैंने कितनी मेहनत से कमाए थे, उसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा, शेट्टी अभी भी बड़े प्यार से बोल रहा था। अपनी 2 नंबर की कमाई को मेहनत की कमाई मत बोलो भाव, और मैं तुम्हारा पैसा लेकर कहीं भी लापता नहीं हुई थी, बल्कि तुम्हारे आदमी हर वक्त मुझ पर नजर रखे हुए थे और मुझे लगातार डरा रहे थे, माया ने शिकायती लहजे में बोला। छोड़ो सारी बातों को, ये बताओ मेरे 2 करोड़ रु मुझे कैसे वापस करोगी, पहले तुम अपना प्लान बताओ, उसके बाद मैं अपना वसूली प्लान बताता हूँ, शेट्टी अब माया के सामने आकर बोला। मेरी तो खुद समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारा पैसा कैसे वापस करूंगी, मैंने जिस कंपनी में तुम्हारा पैसा इन्वेस्ट किया था, वो लोग तो खुद लापता हो गए हैं, माया ने शेट्टी से रुआंसे स्वर में बोला।
ठीक है, मेरा प्लान सुनो माया डार्लिंग, आज से तुम मेरे पास रहोगी। तुम जैसी खूबसूरत लड़की के एक रात के 25,000 रू तो कोई भी दे देगा। रात और दिन में मिलाकर मैं एक दिन की कीमत तुम्हारी 50,000 रू लगा रहा हूँ। अब 50,000 रोज के हिसाब से तुम खुद हिसाब लगा लो कि मेरा कर्ज कितने दिन में चुकता हो जाएगा। शेट्टी का स्वर ही नहीं, उसकी मुस्कान भी कुटिल हो चुकी थी। तुम मुझे अपनी रखेल बनाकर रखना चाहते हो क्या? माया ने गुस्से भरे लहजे में बोला। रखेल बनकर तो तुम मेरे 2 करोड़ रू के ब्याज के बदले में फ्री में रहोगी। इन 2 करोड़ की वसूली के लिए तो मैं तुम्हें मुंबई शहर की टॉप की रंडी बनाऊंगा। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, हाई प्रोफाइल कॉल गर्ल। सिर्फ 5 स्टार होटल में तेरे जिस्म की नीलामी होगी। शेट्टी की बात सुनकर माया के होश उड़ चुके थे। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दो, मैं तुम्हारा पाई पाई चुका दूंगी। मेरा वादा है तुमसे, माया ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। कैसे चुका दोगी? सबसे पहले मैंने तुम्हारा ही प्लान पूछा था ना। तुमने खुद बोला था कि तुम्हारे पास मेरे पैसे देने का कोई प्लान नहीं है। जब तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं है, तो फिर मेरे प्लान पर तो काम करना पड़ेगा। तुम्हें एक छूट और दे सकता हूं कि अगर इस काम में जिस दिन तुम 50,000 से ज्यादा कमाओगी वो सारे पैसे तुम्हारे। शेट्टी ने दयानतदारी दिखाते हुए बोला। शेट्टी की बात सुनकर माया फफक पड़ी थी। उसे सच में समझ नहीं आ रहा था कि वो इस समय क्या करे। वो इस शेट्टी नाम के राक्षस को अच्छी तरह से जानती थी। ये जो कहता है, उसे कर गुजरता है। इसे ले जाकर इसके यार से अलग कमरे में बंद कर दो। आज के बाद ये लोगों के साथ धोखाधड़ी करना भूल जाएगी। ये बोलकर शेट्टी वहां से लंबे लंबे डग भरता हुआ रुखसत हो गया। माया वही रोती बिलखती हुई जमीन पर गिर चुकी थी। कैसे निकलेगी माया इस मुसीबत से? क्या होगा समीर का अंजाम? वो कौन सी धोखाधड़ी थी जिसमें चोर को ही मोर पड़ गए थे और माया इन हालात में पहुंच गई थी? जानने के लिए जुड़े रहिए कुकू एफएम से। चैप्टर 3 प्लान। 23 जून 2023। उसी रात के कोई 11 बजे माया के कमरे का दरवाजा खुला और 2 लोगों ने तेज कदमों से अंदर आकर उसे बेरहमी से बेड पर से उठाया। चल, तुझे शेट्टी साहब ने याद किया है, उनमें से एक बंदे ने बोला। इस वक्त क्यों बुलाया है? देखो, अगर मेरे साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो मैं पुलिस में जाऊंगी। माया की आवाज से ही उसकी लाचारी झलक रही थी। ये पुलिस की धमकी भाव के सामने देना, हो सकता है पुलिस वाले भी भाव के साथ ही बैठे हो, उस बंदे ने एक विद्रूप सी हंसी हंसते हुए कहा। उसके बाद उन दोनों ने माया को जबरदस्ती आगे की ओर धकेलना शुरू कर दिया था। कुछ ही देर में माया को उस यार्ड के अंदर खड़ी हुई एक गाड़ी में बैठाया गया और वे दोनों बंदे उसके आसपास उसे घेर कर बैठ गए। उन लोगों के बैठते ही ड्राइवर ने गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? माया ने परेशान स्वर में बोला। चुपचाप बैठ साली, अब अगर तेरी आवाज निकली तो यही तेरा टैटवा दबा दूंगा। तेरा यार भी इसी गाड़ी की डिक्की में बंधा हुआ पड़ा है। उस बंदे की बात सुनते ही माया ने एक बार अपनी नजर घुमाकर पीछे की ओर देखा, लेकिन गाड़ी के अंदर से उसे कहाँ डिक्की दिखने वाली थी। कोई आधे घंटे के बाद गाड़ी अब शहर से बाहर किसी सुनसान रास्ते पर दौड़ रही थी। तारानकन 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 तारानकन। वो एक बड़ा सा फार्म हाउस था, जिसमें माया अभी तक 10 खूंखार कुत्तों को इधर उधर टहलते हुए देख चुकी थी। उनमें से कुछ कुत्ते माया को देखकर बदस्तूर भौंकने में लगे हुए थे। माया कांपते हुए कदमों से आगे बढ़ रही थी। उन लोगों ने समीर को डिक्की से बाहर निकालने का कोई उपक्रम नहीं किया था। कोई 5 मिनट के बाद ही माया एक हाल में खड़ी थी। उस हाल में इस वक्त जगदीश शेट्टी के अलावा 2 और लोग भी सोफे पर विराजमान थे। मान गए शेट्टी साहब, लड़कियों के मामले में आपका टेस्ट लाजवाब है। क्या नगीना पेश किया है? लगता है जन्नत में आ गया हूँ। शेट्टी के साथ बैठे हुए एक रौबीले चेहरे वाले अधेड़ ने एक ठहाका लगाते हुए बोला। जवाब में शेट्टी के साथ साथ वो दूसरा आदमी भी जोरों से बुक्का फाड़कर हंसा था। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं कोई कॉल गर्ल नहीं हूँ जो आप मुझे ऐसे नीलाम कर रहे हो। मुझ पर रहम खाओ शेट्टी साहब, माया ने गीली आंखों के साथ अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए बोला। शेट्टी साहब, इस लड़की की तो गज भर लंबी जुबान भी है। इसके साथ तो आज की रात और भी मजा आने वाला है, इस बार उस दूसरे आदमी ने बोला। मेयर साहब, ये बहुत शातिर लड़की है। इसने मुझे 2 करोड़ रू का चूना लगाया है। अब शेट्टी बिना वसूली किए तो किसी को छोड़ता नहीं है, इसलिए अब इस रास्ते से इससे वसूली करूंगा। शेट्टी ने अपने शराब से भरे हुए गिलास में एक घूंट भरते हुए बोला।
सिर्फ 2 करोड़ के लिए इस लड़की को तुमने कालगल बना दिया शेट्टी, तुम्हारे लिए तो ये समुंदर से एक लोटा भर पानी लेने के सामान है, मेयर साहब ने इस बार अजीब से लहजे में बोला। लेकिन तुम्हारे जैसे घाट घाट का पानी पिए हुए आदमी को इस लड़की ने कैसे 2 करोड़ का चूना लगा दिया, ये बात समझ नहीं आई, उस रौबीले चेहरे वाले अधेड़ ने पूछा। डिकोस्टा साहब, ये लड़की मेरे पास एक इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल लेकर आई थी, इसने बोला था कि अगर इसकी स्कीम में पैसा लगाओगे तो 2 के 5 मिलेंगे। मैं इसके झांसे में आ गया और मैंने 2 करोड़ इसे दे दिए। अब साल गुजर जाने के बाद ये बोल रही है कि इसकी कंपनी डूब गई है। अब इसकी कंपनी डूबने का मैंने कोई ठेका ले रखा है, मुझे तो अपना रोकड़ा चाहिए, और हर हाल में चाहिए, शेट्टी ने डिकोस्टा की तरफ देखते हुए बोला। मैं सच बोल रही हूँ शेट्टी साहब, मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया है। वो कमीनी सच में लोगों का हजारों करोड़ रु लेकर फरार हो गई है। अब उसका पता तो अमेरिका की पुलिस भी नहीं लगा पा रही है। माया ने अपनी सफाई दी। तुम किसकी बात कर रही हो? तुमने किसको दिया था पैसा? इस बार मेयर साहब ने उत्सुकता के साथ पूछा था। उसका नाम रुजा था, उसने अपनी एक क्रिप्टो करेंसी शुरू की थी, मैं भी उसके झांसे में आ गई। मैं मानती हूँ कि मैं लालच में आ गई थी, क्योंकि मैं जल्द से जल्द अमीर बनना चाहती थी, माया ने बोला। तुम तो पहले से ही दौलतमंद हो लड़की, हुस्न की दौलत से मालामाल हो तुम्हारे एक इशारे पर लोग तुम्हारे कदमों में दौलत का ढेर लगा देंगे, डिकोस्टा ने कुटिलता भरे स्वर में बोला। डिकोस्टा, अपनी बकवास थोड़ी देर के लिए बंद रखो, ये लड़की बहुत काम की चीज है, मुझे जरा इसकी आप बीती सुनने दो। मेयर साहब के सिर से अचानक से वासना का बुखार उतर चुका था, पता नहीं क्यों रुजा का नाम सुनते ही मेयर साहब की आंखों में एक अनोखी चमक आ गई थी। तभी माया ने देखा कि 2 लोग समीर को भी पकड़कर उस हाल में ले आए थे। समीर की शक्ल बता रही थी कि उसे सुबह से खाना भी नहीं दिया गया था। माया मैडम, तुम रुजा के चक्कर में कैसे फंसी थी? उसके संपर्क में तुम कैसे आई? जहां तक मेरी जानकारी है, भारत में तो उसका कोई नेटवर्क नहीं था। मेयर साहब को रुजा के बारे में अच्छी खासी जानकारी थी। मेरी मति मारी गई थी सर, मैं खुद जाकर लंदन में रुजा से मिली थी, माया ने बताया। तुम सच में रुजा से मिली थी? तुमने उसे अपनी आंखों से देखा है? मेयर साहब एकाएक उत्तेजित स्वर में बोला। मेयर साहब, आखिर तुम क्या करना चाहते हो? इसका इंटरव्यू फिर कभी ले लेना, आज की हमारी रात क्यों काली कर रहे हो यार? डिकोस्टा ने एकाएक झल्लाकर बोला था। शेट्टी, इस डिकोस्टा के मुंह पर टेप चिपका जरा, तुम लोग जानते भी हो जिस लेडी का ये नाम ले रही है, वो कितने हजार करोड़ डॉलर लेकर फरार हुई है? मेयर साहब ने उन दोनों को चमकती आंखों से देखते हुए बोला। तुम कहना क्या चाहते हो? इस बार खुद डिकोस्टा ही संजीदगी से बोला था। रुजा नाम की वो लेडी पूरे 15,000 करोड़ रु का घोटाला करके फरार हुई है, और उसी लेडी के घोटाले का शिकार आज हमारे सामने खड़ी हुई ये लड़की भी हुई है, मेयर साहब ने माया पर नजर डालते हुए कहा। तो तुम क्या चाहते हो? मैं अपना पैसा इस लड़की से वसूल करने की जगह उस रुजा से वसूल करूं, जिसे कि अमेरिका की FBI भी नहीं ढूंढ पा रही है, शेट्टी ने इस बार हल्के से कुपित स्वर में बोला। नहीं, मैं कुछ और कहना चाह रहा हूं, लेकिन शायद अभी तुम लोगों को कुछ भी समझाना जल्दबाजी होगी। तुम्हारा पैसा तुम्हें वापस जरूर मिलेगा, आज से तुम्हारे पैसे की गारंटी मेरी है। लेकिन इस लड़की से जो पैसा वसूलने के तुम तरीका अपनाने वाले थे, वो तरीका अब नहीं चलेगा, मेयर साहब ने ठोस शब्दों में बोला तो माया ने डबडबाती हुई नजरों से मेयर साहब की ओर देखा। लो कर दी इस मेयर के बच्चे ने KLPD, शेट्टी, आगे से ऐसे मौके पर इस मेयर को कभी इनवाइट मत करना, ये हर जगह बस बिजनेस ढूंढता है। कितने अरमान लेकर आज यहाँ आया था, सारे अरमान मिट्टी में मिला दिए, डिकोस्टा ने झल्लाए हुए स्वर में बोला। इस लड़की और लड़के को अभी जहां से लाए हो वही इज्जत के साथ छोड़ आओ, इनसे मैं कल खुद मिलूंगा। मेयर ने इस बात का आदेश देते हुए शेट्टी से एक बार पूछने की भी जरूरत नहीं समझी थी। शेट्टी ने भी जब कोई ऐतराज नहीं जताया तो शेट्टी के गुर्गे अब माया और समीर को उस हाल से बाहर ले गए। मैं अभी भी नहीं समझा मेयर, तुम करना क्या चाहते हो? उन लोगों के बाहर जाते ही शेट्टी मेयर से मुखातिब हो चुका था। पहले बताओ कि 15,000 करोड़ डॉलर को अगर हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये कितना पैसा होगा? मेयर ने शेट्टी और डिकोस्टा दोनों से ही पूछा। पता नहीं, शायद कई अरब रुपया होगा, इस बार जवाब डिकोस्टा ने दिया था। इस रुजा नाम की लड़की ने तकरीबन 3,000 करोड़ रु की धोखाधड़ी इंडिया में भी की है। अब चूंकि ये सारी धोखाधड़ी क्रिप्टो करेंसी के नाम पर की गई है, जिसकी वजह से ठगी का शिकार हुए लोग पुलिस में भी शिकायत नहीं कर पा रहे हैं, मेयर साहब ने बोला।
लेकिन इन सब बातों से मेरे 2 करोड़ रु कैसे मिलेंगे? शेट्टी की सुई अभी भी 2 करोड़ पर ही अटकी हुई थी। ये जो माया नाम की लड़की है, उसके पास कम से कम भारत में फैले हुए नेटवर्क के बारे में तो पूरी जानकारी होगी। उस पूरे नेटवर्क के लोगों को हम लोग ट्रेस करेंगे, और जो भी लोग हमारी पकड़ में आएंगे, उनसे पैसा वसूल करेंगे, मेयर ने अपना प्लान बताया। मेयर की बात सुनते ही डिकोस्टा और शेट्टी की बाँछें खिल गई थी। चैप्टर 4 सदाशिव पाटिल 23 जून 2023। माया और समीर को उनके फ्लैट पर छोड़कर शेट्टी के गुर्गे वापस जा चुके थे। उन दोनों को अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि शेट्टी ने इतनी आसानी से अपने चुंगल से आज़ाद कर दिया था। वो तीनों हमारा इस्तेमाल करके कुछ बड़ा करने की फिराक में है समीर, माया ने बेड पर लेटते हुए कहा। सही बोल रही हो, उन लोगों ने कुछ सोचकर ही हम लोगों पर दया दिखाई है, समीर ने बोला। आज जिंदगी में पहली बार खुद को इतना असहाय महसूस किया है यार, मैं पूरी तरह से एक गुंडे के रहमोकरम पर थी, और वो कमीना मुझे वेश्या बनाने पर तुला हुआ था, माया ने हिकारत भरे स्वर में बोला। इसी बात को मैं सोच रहा हूँ, हम लोग एक कीड़े मकोड़े से ज्यादा कुछ नहीं है, जिनके पास पैसा है, पावर है, वे लोग कभी भी हमें अपना गुलाम बना सकते हैं। समीर की आवाज से भी उसका रोष झलक रहा था। इस हरामी शेट्टी को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी, साले को इसी के बेडरूम में नंगा करके नहीं मारा तो मेरा नाम भी माया डगलस नहीं, माया ने कठोर लहजे में बोला। इस बेइज्जती का बदला तो हम लेंगे माया, लेकिन अभी हमें सोचना ये है कि वे लोग हमसे अब क्या चाहते हैं, समीर फिर से मुख्य मुद्दे पर आते हुए बोला। उस मेयर की बातों से लग रहा था कि वो रुजा और उसके क्रिप्टो करेंसी के धंधे से अच्छी तरह से वाकिफ था। रुजा का नाम सुनते ही उस मेयर का सुर एकदम बदल गया था, माया ने बोला। इसका मतलब ये लोग हमसे रुजा जैसा नेटवर्क भारत में भी खड़ा करने को कह सकते हैं, ताकि ये लोग भी रुजा की तरह से अरबों रु कमा सके, समीर ने माया की तरफ देखते हुए बोला। ये भी हो सकता है कि ये लोग रुजा के नेटवर्क को ही हथियाने के मंसूबे बना रहे हो, और उस नेटवर्क के बारे में जानने के लिए मुझे मोहरा बनाना चाहते हो, माया ने समीर से थोड़ा हटकर सोचा था। तुम क्या उन लोगों का मोहरा बनने को तैयार हो, समीर ने पूछा। अगर उसके बदले में शेट्टी से मेरा पीछा छूटता है और ये लोग मेरा बाकी कर्ज भी चुकाने को तैयार हो जाए तो मैं हर हालत में तैयार हो जाऊंगी, माया ने अपना इरादा बना लिया था। सोच लो, ये लोग बहुत खतरनाक है, इनकी न दोस्ती अच्छी है और न ही दुश्मनी अच्छी है, समीर ने माया को चेताया। तुम्हें लगता है कि मेरे पास कोई और रास्ता हो सकता है, माया ने पूछा। मुझे कोई रास्ता नजर आता तो अब तक कब का उस रास्ते पर तुम्हारे साथ चल रहा होता, समीर ने बोला। चलो पहले पता तो चले कि इन लोगों के इरादे क्या है, उसके बाद सोचते हैं क्या करना है। अभी तो मैं कुछ देर सोना चाहती हूँ, आज सुबह से ही बहुत ट्रोमा में गुजरी हूँ यार, माया ने बोला तो समीर उसे अपनी बाहों में भरकर उसे सुलाने की कोशिश करने लगा। तारांकन 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 तारांकन। अगले दिन लगभग दोपहर 12 बजे के करीब ही माया का फोन नंबर पर कोई अनजान नंबर चमकने लगा था। माया ने असमंजस में फोन उठाया था। मैं मेयर सदाशिव पाटिल बोल रहा हूँ, ठीक 1 घंटे बाद मेरी गाड़ी तुम्हें लेने के लिए तुम्हारे फ्लैट के नीचे आएगी, तुम्हें उस गाड़ी में अकेली आना है, याद रहे कि तुम्हारे साथ कोई नहीं होना चाहिए, इतना बोलकर मेयर साहब ने फोन काट दिया था। माया ने एक पल फोन को घूरा, उसके बाद उसकी नज़र समीर पर पड़ी तो उसे भी अपनी ओर ही देखते हुए पाया। किसका फोन था, समीर ने पूछा। मेयर सदाशिव पाटिल मुझे अकेले बुला रहा है, माया ने बोला। अकेले क्यों बुला रहा है, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, समीर ने ऐतराज जताया। नहीं, जब उन्होंने अकेले बुलाया है तो मैं अकेले ही जाऊंगी, अगर उन्होंने मेरे साथ कुछ गलत करना होता तो वो रात को ही मेरे साथ कर सकते थे, हम में से कोई भी उन्हें रोकने की हालत में नहीं था, माया ने बोला। ठीक है जाओ, लेकिन सावधान रहना, वे लोग बहुत खतरनाक लोग हैं, समीर ने भी माया की बात सुनकर अपने हथियार डाल दिए थे। ठीक 1 घंटे के बाद माया मेयर की गाड़ी में किसी अनजान जगह पर जा रही थी। तकरीबन 1 घंटे के बाद माया मेयर के साथ एक केबिन में बैठी हुई थी। सबसे पहले तो मैं कल रात को तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। शेट्टी को हर काम बस अपनी गुंडई तरीके से करने में ही आनंद आता है, और वो पुलिसिया डिकोस्टा एक नंबर का ठरकी इंसान है, वो लड़की देखते ही पगला जाता है, सदाशिव पाटिल ने बोला। और आप उनसे जुदा कैसे हुए, माया के इस सवाल पर पाटिल मुस्करा उठा था।
मुझ में इंसान को पहचानने की काबिलियत है और अगर कोई इंसान काबिल है तो मैं उसकी काबिलियत को अपने लिए इस्तेमाल करना पसंद करता हूं, जिसमें फ़ायदा उस काबिल इंसान को भी होता है, पाटिल ने साफगोई से बोला। मेरी काबिलियत से मुझे क्या फ़ायदा होगा, माया ने मौके पर चौंका मारा। शेट्टी का 2 करोड़ का कर्जा तो कल रात को ही तुम्हारे सिर से उतर गया माया। अब शेट्टी तुमसे जिंदगी में उन पैसों को तुमसे नहीं मांगेगा। एक ही रात में 2 करोड़ रुपए लोग ही कमा पाते हैं। पाटिल की इस बात ने माया को राहत पहुंचाई थी, लेकिन अभी उसके मन में ढेरों सवाल थे। आप मुझसे करवाना क्या चाहते हैं, माया ने पूछा। तुम रुजा के लिए भारत में किस पोजीशन पर काम करती थी, पाटिल ने पूछा। कोई बहुत बड़ी पोजीशन नहीं थी मेरे पास, मैं बस रुजा की बताई स्कीम में लोगों से पैसा लगवा कर उनके लाइसेंस को 2-3 गुना वापस लौटाने का झांसा देती थी, माया ने बताया। इसका मतलब तुम कम से कम मुंबई में जितने भी लोग रुजा के लिए काम करते थे, उन सभी लोगों के टच में रहती होगी, पाटिल ने फिर से पूछा। हाँ, मेरा वास्ता सभी लोगों से पड़ता था, इसलिए सभी से टच में रहती थी, माया ने बोला। जालसाजी के इस धंधे में कितने लोगों की चैन शामिल थी, पाटिल हर बात गहराई से जानना चाहता था। तकरीबन 25 लोग थे, जो रुजा के लिए मुंबई में काम कर रहे थे, माया ने हिचकिचाते हुए बोला। ये 25 लोग अब कहाँ हैं, पाटिल अब मुख्य मुद्दे पर आ चुका था। पता नहीं। जैसे ही रुजा की असलियत लोगों के सामने आई कि उसकी क्रिप्टो करेंसी एक फेक करेंसी है और मार्केट में उसकी जीरो वैल्यू है, वे सभी लोग या तो मुंबई से बाहर चले गए या फिर अंडरग्राउंड हो गए, माया ने बताया। फिर तुम क्यों अंडरग्राउंड नहीं हुई, पाटिल ने लाख टके का सवाल किया। क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि रुजा हम लोगों के साथ भी धोखा करेगी। मैं कल तक यही कोशिश करती रही कि मैं उन लोगों तक अपनी परेशानी पहुंचा सकूं और रुजा से इस परेशानी से बाहर आने के लिए मदद मांग सकूं, माया ने बोला। रुजा तो खुद लापता है, वो तुम्हारी मदद कैसे करती, पाटिल ने पूछा। मुंबई में आखिर के 3 महीनों के पैसे हवाला के जरिए भिजवाए नहीं जा सके थे। मैं उसी रकम में से अपने पैसे लेकर अपने सिर पर सवार शेट्टी जैसी मुसीबत से छुटकारा पाना चाहती थी। 3 महीने में जो रकम रुजा को नहीं भिजवाई, तुम्हारे अंदाज से कितनी रकम होगी, पाटिल की आंखों में एक चमक उभर आई थी। तकरीबन 500 करोड़ तो होनी चाहिए थी, माया द्वारा बताई गई रकम का अंदाजा सुनते ही पाटिल के मुंह से एक सिटी निकल गई थी। क्रमशः चैप्टर 5 चोर पर मोर 3 जुलाई 2023। इतनी बड़ी रकम तुम लोगों ने रुजा के पास भिजवाई नहीं, फिर भी तुम 5-7 करोड़ जैसी मामूली सी रकम के लिए मारी मारी फिर रही हो, 2 टके के गुंडों से जलील हो रही है, सदाशिव पाटिल ने बुरा सा मुंह बनाकर बोला। मेयर साहब, कल रात को मैंने आपको भी उस 2 टके के गुंडे के साथ गलबहियां करते हुए देखा था, माया ने इस कड़वी बात को बेखौफ होकर बोला था। ऐसे गुंडों को पालना हमारी राजनीतिक मजबूरी होती है, क्योंकि लोगों को आज भी रॉबिन हुड माँ का नायक ही पसंद आते हैं। ये गुंडे अपने अपने इलाके में किसी रॉबिन हुड से कम नहीं होते हैं, पाटिल साहब ने सच्चाई बयान की थी। चलिए मतलब की बात पर आते हैं, आप मुझसे क्या चाहते हैं, माया ने बोला। तुम्हारे पूरे मुंबई नेटवर्क की जानकारी चाहता हूँ, उन लोगों से उस पैसे को वसूलना चाहता हूँ, जो उन्होंने ठगी करके अपनी तिजोरियों में भर लिए है, पाटिल ने अपनी मंशा जाहिर कर दी थी। इससे मुझे क्या मिलेगा, माया ने सपाट लहजे में पूछा। तुम्हारे सिर पर इस वक्त जितना कर्ज है, उसकी पाई पाई चुकाने की मेरी गारंटी, साथ में जितनी भी रकम उन लोगों के पास से मिलेगी, उसका 20% तुम्हारा होगा, पाटिल ने मुस्कराते हुए माया को आफत दी। लेकिन वे सभी लोग इस वक्त अंडरग्राउंड है, उन लोगों की तलाश कैसे करोगे, माया ने संशय भरे स्वर में पूछा। तुम सिर्फ अपने नेटवर्क की जानकारी दो, उसके बाद हम अपने नेटवर्क के जरिए उन सभी लोगों के पीछे लग जाएंगे, पाटिल ने बोला। आपको पक्का यकीन है कि आप लोग उन लोगों को ढूंढ पाओगे? क्या पता उन लोगों ने ये देश ही छोड़ दिया हो, माया ने फिर से पूछा। वे लोग चाहे 7 समुंदर पार ही क्यों न चले गए हो, पाटिल उन लोगों को वहां से भी घसीटता हुआ उन्हें इंडिया लेकर आएगा। माया मैडम, सदाशिव पाटिल को हल्के में मत लो, जो डिकोस्टा कल रात को हजम कर जाना चाहता था, वो मुंबई पुलिस में डीएसपी है, और जगदीश शेट्टी के बारे में मुझसे ज्यादा तो तुम जान चुकी होगी, और रही मेरी बात, एक शहर के मेयर की क्या ताकत होती है, ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, पाटिल ने पूरा खाका माया के सामने खींचा। माया पहली बार पाटिल से कुछ प्रभावित नजर आई थी। लेकिन मैं एक बार शेट्टी और डिकोस्टा से दोबारा से मिलना चाहूंगी, मैं तुम लोगों के सामने उससे अपनी कर्ज माफी का प्रणोट साइन करवाना चाहती हूँ,
ताकि वो फिर कभी मेरा जीना हराम न कर सके, माया ने सेफ साइड खेलते हुए बोला। मुझे मंजूर है, आज रात को फिर से उसी फार्म हाउस में आ जाओ, चिंता मत करना, आज तुम्हारे साथ वहां कोई बदतमीजी नहीं होगी, लेकिन आज रात को ही हमें तुम्हारे पूरे नेटवर्क की जानकारी भी चाहिए होगी। पाटिल ने सौदे को मुकम्मल किया। ठीक है, मुझे मंजूर है, माया ने बोला। ठीक है, अब तुम जा सकती हो, मेरा ड्राइवर तुम्हें तुम्हारे घर तक ड्रॉप कर देगा, पाटिल साहब ने माया को पूरी इज्जत बख्शते हुए बोला। माया सहमति में सिर हिलाती हुई वहां से रुखसत हो गई। तारांकन 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 तारांकन। इसकी क्या गारंटी है कि पूरे नेटवर्क के बारे में पता चलते ही वो तुम्हें दूध की मक्खी की तरह से निकाल कर नहीं फेंक देंगे, समीर ने माया की बात सुनने के बाद बोला। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है शेट्टी से अपना पीछा छुड़वाना। जब शेट्टी अपने कर्ज के बाबत लिखित में ये दे देगा कि अब मैंने उसका कोई पैसा नहीं देना है, उसके बाद ही मैं अपने पूरे नेटवर्क के बारे में उन लोगों को बताऊंगी, माया ने बोला। तुम भूल रही हो कि उन लोगों की ताकत के सामने हम लोग कुछ भी नहीं है। पुलिस, गुंडे और पॉलिटिशियन जब तीनों एक जगह मिल जाते हैं तो साले अमर अकबर एंथनी बन जाते हैं। समीर अभी भी माया से सहमत नहीं था। तुम बताओ, तुम्हारे पास कोई और बेटर रास्ता या प्रोपोजल है जिसे उन लोगों के सामने रखकर मांडवाली कर सकूं, माया ने झल्लाते हुए बोला। तुम एक साथ अपने पत्ते मत खोलो, अभी इस तालाब की छोटी मछलियों को तुम चारे के तौर पर उनके सामने डालो, और जो इस धंधे के क्रोकोडाइल है उन लोगों के पीछे हम दोनों अपने लेवल पर पड़ते हैं। अगर उनके दिल में कोई बेईमानी होगी तो वो आज रात को ही सामने आ जाएगी, समीर ने नया रास्ता सुझाया। ये बात मुझे तुम्हारी पसंद आई, मैं उन्हें शुरुआत में सिर्फ 10 लोगों के नाम बताती हूँ, उसके बाद उन लोगों का रवैया देखने के बाद ही हम आगे की प्लानिंग करते हैं, माया ने बोला। ठीक है, अब मैं खाना मंगवाता हूँ, खाना खाकर थोड़ी देर सो जाओ, क्योंकि आज की रात फिर से जागरण होने वाला है, ये बोलकर समीर फोन पर खाने का ऑर्डर करने लगा। तारांकन 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 तारांकन। रात के 10 बजते ही माया की गाड़ी शेट्टी के फार्म हाउस में प्रवेश कर चुकी थी। कल रात के और आज के आलम में जमीन आसमान का अंतर था। कल रात को दोनों को एक बंधक के तौर पर यहां लाया गया था, जबकि आज उनकी जमकर खातिरदारी हो रही थी। उस हाल के विशालकाय सोफे पर इस वक्त जगदीश शेट्टी, डीसीपी डिकोस्टा और मेयर सदाशिव पाटिल एक तरफ बैठे हुए थे, और माया और समीर उन लोगों के ठीक सामने विराजमान थे। तभी पाटिल साहब ने अपनी जेब से एक कागज निकाला और उसे माया की ओर बढ़ा दिया। ये वो इकरारनामा है जो तुम शेट्टी साहब से चाहती थी, पाटिल साहब ने बोला। माया ने बेताबी से उस कागज को खोलकर देखा। उस कागज में लिखी इबारत को पढ़कर उसके चेहरे पर असीम संतोष के भाव उभर आए थे। अब तो तुम्हारे सिर से शेट्टी के कर्ज का बोझ उतर गया होगा, और ये मत सोचना कि शेट्टी ने बिना 2 करोड़ रू लिए हुए ही इस पेपर पर साइन किए है। इसको बकायदा मैंने 2 करोड़ रोकड़ा दिया है आज शाम को, पाटिल ने माया से बोला। आपकी बहुत मेहरबानी मेयर साहब, मैं आपका ये एहसान जिंदगी में कभी नहीं चुका पाऊंगी। ये बोलकर माया ने एक डायरी अपने बैग से निकालकर पाटिल की तरफ बढ़ा दी। इस डायरी में 10 लोगों के नाम, पते और उनके कॉन्टैक्ट नंबर दर्ज है। बदकिस्मती से इन सभी लोगों के नंबर इस वक्त बंद आ रहे हैं, लेकिन इनके पते पर जाने से शायद इनका कोई सुराग मिल सके, तो हम इन 10 लोगों को ट्रेस करने से अपने काम की शुरुआत करते हैं, माया ने बोला। लेकिन पाटिल साहब, आप तो बोल रहे थे कि इस नेटवर्क में करीब 25 लोग शामिल थे, कहीं ये लड़की हमारे साथ कोई गेम तो नहीं खेल रही है? पहली बार डिकोस्टा की भारी भरकम आवाज उस हाल में गूंजी थी। इन 10 लोगों तक पहुंचते ही हम बाकी बचे 15 लोगों तक भी पहुंच जाएंगे। इन 10 लोगों के अंडर में ही बाकी के 15 लोग काम करते थे, माया ने उन लोगों को समझाया। माया सही बोल रही है, ये धोखाधड़ी एक मल्टी चैन बनाकर की गई है। हम जैसे जैसे इन लोगों तक पहुंचेंगे, वैसे ही इस चैन की अगली कड़ियां जुड़ती चली जाएगी, पाटिल ने डिकोस्टा की बात से असहमति जताते हुए कहा। अगर ऐसी बात है तो मैं फिर आज से ही इन लोगों को ट्रेस करना शुरू कर देता हूं, डिकोस्टा ने बोला। लेकिन करोगे कैसे? बिना अपनी पुलिस मशीनरी का इस्तेमाल किए तो ये सब संभव नहीं है, पाटिल ने डिकोस्टा की तरफ गहरी नजरों से देखा। इसके लिए माया को इन 10 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी की पुलिस में एक रिपोर्ट दर्ज करवानी होगी, उसके बाद मैं पूरी मुंबई की पुलिस को इन लोगों को ढूंढने के काम में लगा दूंगा, डिकोस्टा ने कुटिल स्वर में बोला। बढ़िया, लेकिन इस बात का ध्यान रहे डिकोस्टा की पुलिस के हत्थे चढ़ने से पहले ये बंदे हमारे हत्थे चढ़ने चाहिए।
इस बार शेट्टी ने पहली बार पूरी बातचीत में दखलंदाजी की थी। इस पूरे खेल में सबसे अहम बात यही होगी कि उन लोगों को ढूंढेगी पुलिस और वो जाल में हमारे फंसेंगे, पाटिल ने मुस्कराकर बोला। माया और समीर भी अब उन लोगों के प्लान को सुनकर मंत्रमुग्ध से थे। इस देश में क्या नहीं हो सकता था, सब कुछ हो सकता था। जिन लोगों का पैसा इस पूरे झमेले में डूबना था, वो डूब चुका था, अब तो बस चोर पर मोर पड़ने वाला खेला होना बाकी था। चैप्टर 6 दामले 4 जुलाई 2023 मुंबई की स्पेशल क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर प्रकाश दामले इस वक्त डीसीपी परमवीर डिकोस्टा के सामने खड़ा हुआ था। बैठो दामले, तुम्हें एक खास काम के लिए बुलाया है, डिकोस्टा साहब ने मुस्कराते हुए बोला। जी, मैं जानता हूँ, आप मुझे हमेशा खास काम के वक्त ही याद करते हैं, दामले ने एक कुटिल मुस्कान के साथ जवाब दिया। इस फाइल में 10 लोगों के बारे में जानकारी है, जो लोगों से सैकड़ों करोड़ रुपए ऐंठ कर लापता है। तुम्हें अपने सारे सोर्स का इस्तेमाल करते हुए इन लोगों को ढूंढना है, और हमेशा की तरह से इस पूरे मामले की रिपोर्ट सिर्फ मुझे करनी है। ये बोलकर डिकोस्टा ने गहरी नजरों से दामले की ओर देखा। समझ गया सर, लेकिन इस रिकवरी में मेरा कितना कट होगा, दामले ने साफगोई से पूछा। वही जो हमेशा होता है, इन लोगों से जो भी रिकवरी होंगी, उसका 10% तुम्हारा होगा, डिकोस्टा ने दामले की तरफ आगे की तरफ झुकते हुए बोला। वैसे सर, जब आप इन लोगों के पीछे पड़े हैं तो इनकी कुछ जन्म कुंडली तो आप भी जानते ही होंगे, फिर भी इन लोगों से कितनी रिकवरी होने की उम्मीद है। दामले के चेहरे पर इस वक्त ऐसी ही मुस्कान थी, जैसी बिल्ली के चेहरे पर चूहे को देखकर आ जाती है। यही कोई 500 करोड़ का झोल है, लेकिन इन लोगों के तार एक इंटरनेशनल ठगी के रैकेट के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हम उस पूरे रैकेट का पर्दाफाश करने में कामयाब हो गए तो समझ लो नोटों के बंडलों के बिस्तर पर पूरा घर सोएगा। डिकोस्टा दामले की कमजोरी को जानता था, इसलिए वो अपनी बातों से वही चोट कर रहा था। सर, थोड़ा सा विस्तार से बताएं ना, मुझे तो अभी से ये कमरा नोटों के बंडल से भरा हुआ दिखने लगा है, दामले ने अपने मुंह से लार टपकाते हुए बोला। अगर विस्तार से जानना चाहते हो तो एक लड़की है माया डगलस, जो इसी रैकेट के लिए काम करती थी और खुद इस रैकेट का शिकार भी हो गई। उस लड़की से कांटेक्ट करो, वो तुम्हें इस पूरे रैकेट के बारे में समझा देगी, डिकोस्टा ने बोला। उसका कांटेक्ट नंबर दीजिए और एसीपी साहब को बोल दीजिए कि अगले कुछ दिनों तक मुझे कोई और केस न सौंपे सर, दामले ने अपनी कुर्सी से खड़े होते हुए डिकोस्टा की दी हुई फाइल को उठाते हुए बोला। ठीक है, मैं माया डगलस का नंबर तुम्हें मैसेज कर रहा हूं, तुम आज से ही इन लोगों के पीछे पड़ जाओ। डिकोस्टा ने ये बोलकर अब सामने रखी दूसरी फाइल में नजर गड़ा दी। ये इस बात का इशारा था कि अब दामले वहां से जा सकता था। तारांकन 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 तारांकन। इंस्पेक्टर प्रकाश दामले, डिकोस्टा साहब का मुंह लगा पुलिसिया था। पुलिस के अगर महाभ्रष्ट लोगों की सूची बनाई जाए तो उसमें टॉप 5 की रैंक में दामले का आना निश्चित था। एक बार एक लूट के केस में बरामद रकम में हेराफेरी करने के मामले में जब दामले का नाम आया तो उसकी जांच जिस पुलिस अधिकारी ने की थी, वो थे डीसीपी डिकोस्टा। उस केस में जितना भी गोलमाल दामले ने किया था, उसकी बंदरबांट करने के बाद डिकोस्टा ने दामले ने अपनी जांच में क्लीन चिट दे दी थी, और उस दिन के बाद से हर ऐसा केस जिसमें कोई भी गोलमाल करने की गुंजाइश होती है, उस केस को डिकोस्टा दामले को ही सौंपता था। आज जब मामला 500 करोड़ का था, और भविष्य में अगर इस जांच का दायरा बढ़ता है तो ये गोलमाल कितनी रकम का हो सकता था, इसका कोई अंदाजा लगाना ही इस वक्त मुश्किल था। यही कारण था कि डिकोस्टा इस केस में दामले के अलावा किसी और पर भरोसा कर ही नहीं सकता था। डीसीपी डिकोस्टा के ऑफिस से निकलते ही दामले ने माया के नंबर को डायल कर दिया था। माया ने 4-5 बेर जाने के बाद ही फोन उठाया था। माया जी बोल रही है, मुझे आपसे बात करने के लिए डिकोस्टा साहब ने बोला था, क्या आपसे आज मुलाकात हो सकती है? दामले ने बोला। जी, आप कौन हो? उधर से माया ने पूछा। जी, मुझे कुछ लोगों की तलाश करने का काम डीसीपी साहब ने सौंपा है और उस सिलसिले में मदद के लिए आपसे संपर्क करने के लिए बोला है, उसी सिलसिले में आपसे मिलना है, दामले ने बोला। जी बोले, मुझे कौन से पुलिस स्टेशन में आना होगा? माया ने बोला। देखिए, वैसे तो मेरी पोस्टिंग काली चौकी पुलिस स्टेशन में है, लेकिन इस केस के लिए मैं आपसे वहां बात नहीं कर सकता हूं, आपको कहीं बाहर मिलना होगा, दामले ने बोला। ठीक है, आज शाम को 7 बजे बांद्रा के लिंक स्क्वायर मॉल में मिलते हैं, माया ने बोला। जी ठीक है, मैं आपको ठीक 7 बजे वहां मिल जाऊंगा, ये बोलकर दामले ने फोन काट दिया।
उसके बाद दामले ने उस लिस्ट के पहले नाम पर नजर डाली। लिस्ट में सबसे ऊपर जो नाम चमक रहा था वो था मार्गरेट डिसूजा का, जो कि नाम से ही कोई क्रिश्चियन लग रही थी। अपनी पहली शिकार ही किसी महिला को पाकर दामले के होठों पर एक कमीनी मुस्कान खिल उठी थी। लेकिन उसे पहले माया डगलस से मिलना था और पहले वो इस मामले की गहराई को समझ लेना चाहता था। तारांकन 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 तारांकन। कोई दामले नाम का पुलिसिया था, उसे डिकोस्टा ने उन लोगों को ढूंढने का काम सौंपा है, उसी बारे में मुझसे मिलना चाहता है। माया ने फोन को एक तरफ उछालते हुए बोला। ये तो अच्छी बात है, अगर ये काम खुद पुलिस करेगी तो किसी कानूनी झमेले में भी नहीं फंसेंगे, समीर ने बोला। लेकिन यार, जिन लोगों के हमने नाम बताए हैं वो उस तालाब की बहुत छोटी मछली है, उनके हाथ आने से कुछ खास हासिल नहीं होने वाला है, माया ने बोला। कुछ हासिल हो या ना हो, बस उन लोगों की तलाश में उन्हें ये लगना चाहिए कि जो नाम हमने उनको बताए हैं वो सच में उस धंधे से जुड़े हुए लोग हैं। उसके बाद कुछ मिलना या ना मिलना ये उन लोगों की किस्मत होगी, समीर ने बोला। नहीं यार, अगर उन्हें कुछ नहीं मिला तो मुझे डर है कि कहीं वो फिर से अपने कर्ज का ढोल मेरे सिर पर ना बजाने लग जाए, माया ने डरे हुए स्वर में बोला। बेफिक्र रहो, जैसे जैसे इन लोगों की तलाश में हम आगे बढ़ेंगे वैसे ही हम इस धंधे की बड़ी मछलियों के बारे में भी बताते जाएंगे। अगर लोगों से पैसा लिया गया है तो वो पैसा इन्हीं लोगों के पास मिलेगा, समीर ने बोला। मैं चाहती हूं कि इस काम में तुम मेरे साथ सामने से नजर न आओ, क्योंकि जब हम इन लोगों की तलाश करेंगे तो हो सकता है कि ये लोग भी हम लोगों के पीछे पड़ जाए। मैं नहीं चाहती हूं कि तुम खतरे में पड़ो, माया ने बोला। ये तुम कैसी बात कर रही हो, मैं इस वक्त तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता डार्लिंग, समीर ने बोला। मैं अकेली कहाँ रहूंगी, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, लेकिन पीछे से एक दीवार बनकर मैं हमेशा तुम्हारे टच में रहूंगी। कोई भी मुसीबत होगी तो सबसे पहले तुम्हें याद करूंगी, ये मेरा वादा है, माया ने समीर के गले लगते हुए कहा। तुम्हारे दिमाग में कोई और प्लानिंग चल रही है क्या, समीर ने माया की आंखों में झांकते हुए बोला। अभी तो सबसे पहले मैं इस दामले से मिलना चाहती हूँ, उससे बात करने के बाद ही कोई प्लान सोचूंगी। अगर इस तलाश में वो पुलिसिया मुझे भी अपने साथ रख ले तो सोने पर सुहागा हो जाएगा, फिर मैं बाकी लोगों की तलाश भी आसानी से कर लूंगी, माया ने कुछ सोचते हुए बोला। वो कैसे, समीर ने उत्कंठा से पूछा। उसके साथ रहकर मैं किसी को तलाश करने का पुलिस का पैटर्न समझ सकती हूँ, उसके बाद बाकी लोगों की तलाश में वो पैटर्न मेरी मदद कर सकता है, माया ने बोला। बढ़िया, तुम सही दिशा में सोच रही हो माया, समीर के चेहरे पर इस वक्त खुशियों भरे भाव थे। चलो मैं अब निकलती हूँ, लिंक स्क्वायर में पहुँचने में भी आधा घंटा लग जाएगा। ये बोलकर माया ने समीर के चेहरे पर एक चुंबन अंकित किया और समीर को एक लज्जत भरे चुंबन के एहसास के साथ वही छोड़कर रुखसत हो गई। क्रमशः चैप्टर 7, माया और दामले। 8 जुलाई 2023। दामले बार बार अपनी मोबाइल स्क्रीन पर टाइम देख रहा था। वो एक नज़र मोबाइल पर डाल रहा था और एक नज़र से अपने आसपास माया की तलाश कर रहा था। तभी उसके मोबाइल की बेल बज उठी थी। मैं पार्किंग में हूँ, यही आ जाओ, मेरा गाड़ी नंबर है, ये बोलकर माया उसे अपनी गाड़ी का नंबर बताने लगी। दामले के कदम माया से बात करते हुए ही पार्किंग की ओर उठने लगे थे। कुछ ही पलों में दामले माया की गाड़ी के पास खड़ा था। माया पर नजर पड़ते ही उसकी बाँछें खिल गई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि आज की शाम उसकी मुलाकात इतनी हसीन लड़की से भी हो सकती थी। अगर ताड़ लिया हो तो अब काम की बात करे, मिस्टर दामले। माया की इस सीधी बात से दामले हड़बड़ा गया था। नहीं, वो बात नहीं है, दरअसल मैं कुछ और सोच रहा था, क्यों ना हम मॉल के अंदर चलकर किसी रेस्टोरेंट में बैठकर बात करें, दामले ने अपनी जेब मिटाते हुए कहा। रेस्टोरेंट में बात करने से अच्छा है कि हम किसी की नज़रों में आए बिना यही गाड़ी में बैठकर बात करें, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं और मैं नहीं चाहती कि इस बारे में हमारी कोई भी बात कोई और सुने, माया ने स्पष्ट लहजे में बोला। ठीक है माया मैडम, हम यही बात कर लेते हैं, ये बोलकर दामले माया के साथ गाड़ी की पिछली सीट में समा गया। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये पूरा मामला क्या है और हमारे साहब इसमें कैसे इन्वॉल्व हो गए हैं, दामले ने पूछा। हम लोग एक क्रिप्टो करेंसी के लिए मुंबई में काम करते थे। हमारा काम होता था ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने क्रिप्टो करेंसी के धंधे में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार करना, माया ने बताया। लेकिन मुझे जहां तक जानकारी है, क्रिप्टो में इस तरह से तो कोई इन्वेस्ट नहीं करता है।
उसमें तो कोई भी ऑनलाइन जाकर कुछ एजेंसियों के माध्यम से इन्वेस्ट कर सकता है, दामले ने अपनी जानकारी साझा की। हमारा तरीका दूसरा था, हमने बाकायदा क्रिप्टो से पैसा कैसे कमाया जाए का एक क्रैश कोर्स भी बनाया हुआ था। पहले हम लोग अपने उस कोर्स को लोगों को बेचते थे, जिसमें बताया जाता था कि क्रिप्टो की दुनिया में आपको कैसे आगे बढ़ना है, कैसे किसी करेंसी की असली वैल्यू का पता लगाना है। जब हम किसी को अपना कोर्स बेचने में कामयाब हो जाते थे, तब हम उसे अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए उसका माइंड डाइवर्ट करते थे। माया ने अपने धंधे के धागे खोले। उसके बाद उन इन्वेस्टर का क्या होता था, उस इन्वेस्ट के बदले जो रिटर्न उन्हें मिलना चाहिए था, वो कभी मिलता था उन्हें? दामले के इस सवाल पर माया मुस्करा दी थी। अगर उन्हें उनका रिटर्न मिलता तो आज हमारी रुजा मैडम को अंडरग्राउंड न होना पड़ता। आज 10 देशों की खुफिया एजेंसी उनकी तलाश में जमीन आसमान एक न कर रही होती। माया ने एक गहरी मुस्कान के साथ बोला। क्या नाम बताया आपने रुजा मैडम? ये नाम कुछ सुना हुआ है, दामले ने अपने दिमाग पर जोर देते हुए बोला। जरूर सुना होगा, और जैसे जैसे इन लोगों को ढूंढोगे, ये नाम हजारों बार और सुनोगे, माया ने बोला। तुम सभी लोग इस रुजा के लिए काम करते थे? दामले ने पूछा। जी, जो इन्वेस्टमेंट हम अपने लिंक से करवाते थे, उस पर हमें 30% कमीशन मिलता था। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंसेंटिव। फॉरेन ट्रिप, समझ लो एक लग्जरी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन अचानक से सब एक नरक में बदल गया। माया एकाएक गंभीर और उदास हो उठी थी। फिर एकाएक क्या हुआ? दामले ने सवालिया निगाहों से माया को देखा। 3 साल तक सब सही चल रहा था, लोगों के पास पैसे आ रहे थे जा रहे थे, लेकिन फिर पिछले 1 साल में लोगों का पैसा मिलना बंद हो गया। रुजा 3 साल के बाद सारा पैसा अपने लिए यूज करने लगी थी। कंपनी की हालात दिनों दिन खराब होते जा रहे थे। जब लोगों को उनका पैसा मिलना बंद हो गया तो लोग हमारे घर ऑफिस के चक्कर लगाने लगे। आज हम दरबदर ठोकरें खा रहे हैं और वो महारानी पता नहीं दुनिया के किस कोने में अय्याशी कर रही है। ओह, कुल कितने करोड़ का घोटाला है ये माया मैडम? दामले अब असली बात पर आया। 15,000 करोड़ डॉलर। 10 देशों में इतने 1000 करोड़ डॉलर की लोगों की चपत लगाई है उस औरत ने। अकेले चीन जैसे देश को ही 3000 करोड़ डॉलर की चपत लगाई है। माया की बात सुनकर दामले हैरत में डूबा हुआ दिख रहा था। अपने इंडिया का कुछ अंदाजा है आपको? जब वो चीन तक पहुंच गई तो उसने अपना जाल इंडिया में भी बहुत बड़े लेवल पर फैलाया होगा। दामले सब कुछ आज ही जान लेना चाहता था। उसकी गतिविधियों का सबसे बड़ा अड्डा मुंबई था। मुंबई के बाद उसने और कहां कहां अपनी जड़ें फैलाई ये तो इन लोगों के हाथ आने के बाद ही पता लगेगा, माया ने बताया। जब वो चीन के लोगों को 3000 करोड़ का चूना लगा सकती है तो इंडिया के लोगों को भी कम से कम 1000 करोड़ डॉलर का चूना तो लगा ही दिया होगा। अब अमीरी में इंडिया कोई चीन से कम थोड़ी है। दामले ने ये बोलकर अपनी बात की पुष्टि पाने के लिए माया की ओर देखने लगा। अपनी तरफ टकटकी लगाकर दामले को देखते ही माया ने हड़बड़ी में अपने सिर को सहमति में हिला दिया था। चलिए फिर हम लोग मुंबई से ही शुरुआत करते हैं। क्या पता छोटी मछलियों पर हाथ डालते हुए ये बड़ी मछली रुजा भी हमारे हत्थे चढ़ जाए, दामले ने उम्मीद भरे स्वर में बोला। बहुत ऊंचा कॉन्फिडेंस है तुम में दामले साहब, सीधा रुजा को पकड़ने की बात कर रहे हो, जिसे अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI भी पिछले 3 साल से नहीं पकड़ पाई, माया ने अचंभित स्वर में बोला। आदमी को अपनी उड़ान हमेशा ऊंची रखनी चाहिए, हारे हुए हौसले के साथ क्या कोई खाक उड़ेगा माया जी? मैं तो कहता हूं कि इस उड़ान में आप भी मेरे साथ आ जाए, फिर देखो हम क्या झंडे गाड़ते हैं। दामले ने तो माया के दिल की बात कह दी थी। मुझे साथ रखने का क्या फायदा होगा? प्रत्यक्ष में माया ने पूछा। तुम इन सभी लोगों को पहले से जानती हो, अगर तुम साथ रहोगी तो ये किसी भी बिल में छुपे हो सामने आने से गुरेज नहीं करेंगे, दामले ने लाख टके की बात बोली थी। ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो मुझे साथ रहने में कोई परेशानी नहीं है। मैं तो खुद चाहती हूँ कि ये लोग पकड़ में आ जाए और लोगों का पैसा उनको वापस मिले। माया ने ऐसे बोला मानो वो दामले के इरादों से अनजान हो और वो इस वक्त कानून की ड्यूटी की वजह से उससे मिलने आया था। तारांकन 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 तारांकन। फिर क्यों ना हम अपने सबसे पहले शिकार मार्गरेट डिसूजा के बारे में बात करें, दामले ने बोला। ये अंधेरी ईस्ट में रहती है। मैं पिछले महीने भर से इससे कांटेक्ट करने का प्रयास कर रही हूँ, लेकिन कोई भी इसके बारे में कुछ भी बताने को तैयार नहीं है, माया ने मार्गरेट डिसूजा के बारे में बताया। इसकी फैमिली में कौन कौन है? दामले ने पूछा।
फैमिली के बारे में मुझे कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। अब इसके घर में इसकी छोटी बहन रह रही है, जो किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती है, माया ने बताया। अब सीधे मुंह क्या, ये टेढ़ा मुंह करके भी बात करेगी। अब तुम्हारे साथ पुलिस की पावर होगी तो वो कोई बहाना नहीं बना पाएगी। हम कल सुबह उसके घर पर धावा बोलेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो अपने पुलिसिया रुआब का इस्तेमाल करते हुए घर की तलाशी भी ले लेंगे। उस तलाशी में कुछ तो हाथ लगेगा, दामले ने चमकती हुई आंखों से बोला। क्या मिलेगा? पैसा? माया ने सवालिया निगाहों से दामले की ओर देखा। मैं पैसे की नहीं, किसी ऐसे सबूत की मिलने की बात कर रहा हूं, जिससे हमें आगे बढ़ने का या उसे ढूंढने का नया रास्ता मिल सके, दामले ने सफाई दी। अगर पैसा भी मिलता है तो क्या बुराई है, आखिर हम सब ये कर तो पैसे के लिए ही रहे हैं, माया ने बोला। बात तो तुम्हारी भी सही है। कल सुबह तुम पहले काली चौकी वाले पुलिस स्टेशन आ जाना। वहां तुम अपने साथ इस क्रिप्टो के नाम पर हुई धोखाधड़ी के बारे में एक रिपोर्ट दर्ज करवाना, ताकि मैं आपके केस की जांच के लिए अपनी रवानगी दर्ज कर सकूं। दामले अपना कानूनी बचाव भी साथ की साथ रखना चाहता था। अभी दामले की बात खत्म ही हुई थी कि माया के फोन पर समीर का नंबर चमकने लगा। माया ने तुरंत उठाया। बस निकलने वाली हूँ, हो गई है मेरी बात, बस निकल ही रही हूँ। ये बोलकर माया ने फोन रखा तो दामले को फिर से अपनी ओर टकटकी लगाए देखते हुए पाया। मेरा बॉयफ्रेंड था दामले साहब, मेरी बहुत चिंता करता है, माया ने हल्की सी मुस्कान के साथ बोला। ओह, ये तो अच्छी बात है, दुनिया में कोई तो होना चाहिए चिंता करने वाला, दामले ने जबरन मुस्कुराने का प्रयास करते हुए बोला। अब मैं जाऊं, या अभी और भी कुछ रह गया बात करने के लिए, माया ने दामले से पूछा। नहीं, अब आप जाए, बाकी बातें कल सुबह कर लेंगे, आपका बॉयफ्रेंड इंतजार कर रहा होगा। ये बोलकर दामले दरवाजा खोलकर गाड़ी से नीचे उतर गया था। तभी माया ने अपनी ड्राइविंग सीट संभाली और गाड़ी का एक्सीलेटर दबा दिया। दामले सूनी निगाहों से माया की गाड़ी को जाते हुए देखता रहा। पता नहीं साला, हर खूबसूरत लड़की का पहले से ही बॉयफ्रेंड क्यों होता है, दामले मन ही मन बड़बड़ाया और पार्किंग से बाहर की ओर चल पड़ा। चैप्टर 8, चोर पर मोर। 8 जुलाई 2023। अगले दिन थाने में एफआईआर की खानापूर्ति करने के बाद माया, इंस्पेक्टर प्रकाश दामले के साथ अंधेरी ईस्ट के लिए रवाना हो गई थी। कोई आधा घंटे के बाद वे लोग मार्गरेट डिसूजा के दरवाजे की बेल बजा रहे थे। मार्गरेट डिसूजा अंधेरी ईस्ट में एक अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल पर रहती थी। दरवाजा खोलने वाली युवती ने अजीब सी नजरों से माया और दामले की तरफ देखा था। तुम क्यों बार बार इस घर के चक्कर लगा रही हो यार? मैंने बता तो दिया कि दीदी अब यहाँ पर नहीं रहती है, उस युवती ने रोष भरे स्वर में बोला। तो फिर इस वक्त तुम्हारी दीदी जहाँ रह रही हैं, वहाँ का पता बता दो, जवाब माया की जगह दामले ने दिया था। मैं नहीं जानती वो कहाँ रह रही है, बस मैं इतना जानती हूँ कि वो यहाँ नहीं रह रही हैं, युवती ने हठी स्वर में बोला। उनका फोन नंबर तो होगा आपके पास? सारे सवाल जवाब इस वक्त दामले ही कर रहा था। उनका नंबर तो इस माया के पास भी है, वो लगातार बंद आ रहा है, उस युवती ने रटा हुआ जवाब दोहराया। रूबी, अपना ये ड्रामा बंद कर, तेरी बहन ने करोड़ों लोगों के लूटे हैं, वो इस तरह से छुप नहीं सकती हैं, उसे लोगों के पैसे लौटाने होंगे। इस बार माया ने अपनी जुबान खोली। मेरी दीदी अकेली नहीं थी लोगों के पैसे लूटने वाली, तुम भी उसके साथ शामिल थी माया मैडम, रूबी ने गुस्से भरे स्वर में कहा। क्यों ना हम अंदर बैठकर बात करें, यहाँ थोड़ी देर में तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी इकट्ठे हो जाएंगे, इस बार दामले ने प्यार भरे स्वर में बोला। जब मैंने बोल दिया कि मेरी दीदी अंदर नहीं है, तो आपको घर में क्यों आने दूं? ये बोलकर रूबी ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन दामले ने अपने पांव से दरवाजे को बंद होने से रोक दिया। तुम कानून के काम में बाधा पहुंचा रही हो, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी बहन की जगह तुम ही हवालात में नजर आओ। इस बार दामले की आवाज की टोन बदल चुकी थी। लेकिन जिसकी आपको तलाश है, जब वो यहाँ है नहीं तो आप अंदर क्यों आना चाहते हो? रूबी ने फिर से जिद भरे स्वर में बोला। इस बार दामले ने हल्का सा दरवाजे को धकेला और कमरे में प्रवेश कर गया। उसके पीछे ही माया ने भी प्रवेश किया। माया, तुम अंदर के कमरों में देखो, वो यही कहीं छुपी हुई हो सकती है, दामले ने माया को बोला। तुम ऐसे हमारे घर की तलाशी नहीं ले सकते हो इंस्पेक्टर, मैं तुम्हारी ऊपर तक कंप्लेंट करूंगी, रूबी ने दामले को बोला। तुमने जो करना है वो कर देना, हम इस वक्त अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। लोगों के पैसे लूटते हो फिर लोगों को दरवाजे से ही भगा देते हो,
तुम्हारे तो पूरे खानदान को जेल में सड़ाऊंगा, दामले ने रूबी की तरफ देखते हुए गुस्से में बोला। दामले साहब इधर आइए। तभी माया की तेज आवाज दामले को सुनाई पड़ी। रूबी की आवाज सुनते ही दामले अंदर की तरफ तेज कदमों से बढ़ा, उसके पीछे ही रूबी भी दौड़ी। माया एक रूम में एक बैग को बेड पर खोलकर खड़ी हुई थी। ये देखो, ये लड़की सारा माल लेकर शायद फरार होने वाली थी। दामले ने आगे बढ़कर बैग पर एक नजर डाली। बैग ऊपर तक 500 के नोटों से लबालब भरा हुआ था। क्यों रूबी मैडम, इतना सारा पैसा कहाँ से आया तुम्हारे पास? दामले ने रूबी से बोला। ये मेरा पैसा है, मैंने अपनी मेहनत की कमाई से जोड़ा है, तुम इस बैग को हाथ मत लगाना। रूबी ये बोलते ही एक पिस्टल निकालकर उनके सामने खड़ी हो गई। उसके पिस्टल तानते ही दामले के होठों से एक सीटी निकल गई थी। एक ऑन ड्यूटी पुलिस वाले पर पिस्टल तानने का मतलब जानती हो? दामले ने मुस्कराकर बोला। माया भी रूबी की हिम्मत देखकर मुस्करा दी थी। जानती हूँ, और तेरी असलियत भी अच्छी तरह से जानती हूँ दामले, तेरा धंधा ही लुटेरों को लूटने का है, और इसी वजह से एक दूसरी लुटेरी के साथ तू आज यहाँ खड़ा है। रूबी के मुंह से अपनी ऐसी तारीफ सुनकर दामले भौचक्का सा रह गया था। मेरे बारे में तुम इतना कुछ कैसे जानती हो? दामले अब रूबी को बातों में उलझा रहा था। पूरा डिपार्टमेंट तेरे कारनामों को जानता है। रूबी के चेहरे पर इस वक्त एक कुटिल मुस्कान नाच रही थी। तुम्हारा डिपार्टमेंट से क्या वास्ता है? दामले ने अचकचा कर पूछा। अपना भी एक बंदा तुम्हारे डिपार्टमेंट में ही है, उसने तेरे थाने से निकलते ही तेरे आने की खबर मुझे दे दी थी, लेकिन तू मेरी उम्मीद से जल्दी आ गया। अगर आने में और 10 मिनट की देरी करता तो ये चिड़िया फुर हो चुकी होती, रूबी ने उसी मुस्कान के साथ बोला। तुम पिस्टल नीची करो, तुम ये पैसा ले जाना चाहती हो तो ले जाओ, लेकिन हमें अपनी बहन का पता बता दो, इस बार माया ने बोला। पैसा तो मैं लेकर जाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे तुम दोनों की लाशें ही क्यों न बिछानी पड़े। रूबी के इरादे खतरनाक लग रहे थे। दिक्कत ये थी कि वे दोनों इस वक्त बराबर रूबी के निशाने पर थे, जिस वजह से दामले अपनी रिवॉल्वर नहीं निकाल पा रहा था। लेकिन तभी माया ने खेल कर दिया। तो जा फिर ले जा इस पैसे को और जी ले अपनी जिंदगी। ये बोलकर माया ने उस पैसे से भरे बैग को रूबी पर उछाल दिया। उस बैग के उछलते ही उस खुले हुए बैग से नोटों की गड्डियों की बरसात रूबी के ऊपर होने लगी।